आजादी के बाद से तकरीबन 45 साल तक देश के लोगों को ये पता ही नहीं था कि देश में चुनाव कराने की जो संस्था है, चुनाव के अलावा उसका कोई अधिकार या कर्तव्य भी है। पर जब टीएन शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, उनकी सक्रियता के बाद लोगों को लगा कि देश में ये भी कोई संस्था है जो काम करती है। यही वजह है कि आजादी के कुछ एक साल पहले और फिर आजादी के बाद तो देश लगातार चुनाव देखता रहा है। ये क्रम जारी रहा काल के पहिए की तरह, जो हमेशा घूमता रहता है। लेकिन चुनाव आयोग रूपी मशीनरी जो चुनावी पहिए को घुमाती है, उसके तामझाम, उसके मुखिया को सन 90 के पहले शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन दिसंबर 1990 के बाद हर कोई चुनाव आयोग को जानने लगा कि ये भी कोई शक्ति है। वजह थी टीएन शेषन नाम की शख्सियत, जो दिसंबर 1990 में चुनाव आयोग के 10वें अगुआ बनाए गए। अगले 6 साल में शेषन ने देश को, खासकर नेता नगरी और राजनीतिक दलों को बहुत अच्छे से समझा दिया कि चुनाव आखिर होता क्या है। शेषन को सब जानने लगे, वो जनता के हीरो बन गए। उन्होंने न केवल 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव करवाए, बल्कि कई राज्यों के चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने की कामयाबी भी दिखाई। बिहार, जहां वोट छापने का धंधा व्यापक रूप से फलता फूलता था, वो रुकवा कर दिखा दिया। लेकिन 1996 में शेषन के हटने के बाद चुनाव आयोग 1990 से पहले की स्थिति में पहुंच गया। कोई दूसरा सेशन आज तक नहीं हुआ। आयोग किसी भी सरकारी महकमे की तरफ बाबूगिरी का मकड़ जाल बन गया, लेकिन किसी कोने में शेषन वाले आयोग को भुलाया नहीं गया। इसी तर्ज पर लोगों ने खुद का एक तंत्र खड़ा कर दिया, जो वही काम करता था जो आयोग को करना चाहिए: चुनावी अनुशासन का एनफोर्समेंट। यह है पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में, जहां मिजो पीपल फोरम राजनीतिक दलों और नेता नगरी की नकेल कसे रहता है। 2006 में शुरू किए गए मिजो पीपल्स फोरम की ही देन है कि पूरे देश की चुनावी फिजा और मिजोरम की चुनावी फिजा एकदम अलग होती है। ना कोई हल्ला, ना कोई बैनर पोस्टर, ना पर्चों की भरमार, ना अनकंट्रोल्ड रैलियों का भेड़िया धसान, ना कान फोड़ू लाउडस्पीकर, ना वोटरों की खरीदारी। एक एक प्रत्याशी के पाई पाई का हिसाब। फोरम वो सब कुछ एनफोर्स करता है जो चुनाव आयोग से अपेक्षित है। फोरम ही तय करता है कि पोस्टर, बैनर वगैरह का साइज क्या रहेगा, किस मटेरियल का इस्तेमाल होगा, ये कहाँ लगाए जाएंगे, रैली कहाँ होगी, लाउडस्पीकर कब बजेगा, कब बंद होगा, सब तयशुदा। तय करने वाले भी किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, बल्कि आम मीजो ही हैं। जनता से ही ये फोरम बना है, जनता से ही ये फोरम बना है, सो जनता ही तय करती है, जनता ही कंट्रोल करती है। जनता भेड़ बकरी की तरह हांके जाने से इनकार कर चुकी है। अब इसकी सफलता का राज भी जान लीजिए। आम हिंदुस्तानियों की तरह मिजो भी बहुत धार्मिक झुकाव वाले होते हैं। फर्क ये है कि वहां की पूरी कम्युनिटी आपस में बहुत जुड़ी हुई है, बिखराव नहीं है। चूंकि ईसाइयत का बोलबाला है, सो चर्च की बहुत चलती है। कट्टरपंथी सोच के एकदम परे सोशल रिफॉर्म पर ध्यान है। सो फोरम जैसी व्यवस्था चर्च और मिजो युवाओं के संगठन के सहयोग से स्थापित है। ध्येय स्पष्ट है: चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना है, मनी पवार को धता बताना है, और यही हो रहा है। ये भी जान लीजिए कि मिजो पीपल्स फोरम सिर्फ एक चुनाव के मौके पर ही एक्टिव होता है। मिजोरम ही ऐसा राज्य है जहां प्रत्याशी चुनाव आयोग से कहते हैं कि खर्च की निर्धारित सीमा घटा दीजिए, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत कम होता है। नियम तोड़ने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, जनता जनार्दन है। सवाल सिर्फ दो हैं: पहला, मिजोरम ही अकेला क्यों, बाकी राज्यों में ऐसा फोरम क्यों नहीं? जब चुनाव आयोग है तो ऐसे फोरम की जरूरत ही क्यों? दूसरा सवाल ज्यादा बड़ा है: जब हर राज्य में चुनाव आयोग है, देश का केंद्रीयकृत चुनाव आयोग है, भारी भरकम चुनावी मशीनरी है, चुनाव कानून है, टॉप लेवल से चुने गए अधिकारी सर्वे सर्वा हैं, तब दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ एक है: सब कुछ है, लेकिन शेषन जैसा एक भी नहीं है। चुनाव आयोग नख दंत विहीन शेर है, जिसे सियार और चूहे भी चिढ़ाते हैं। एक ऐसा शेर जिसने खुद अपने दांत निकलवा दिए, अपने नाखून जड़ से उखड़वा दिए। शेषन एक व्यक्ति नहीं, एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है, एक व्यवस्था है। सरकारें बनती हैं राजनीतिक दलों, नेताओं से, तो किसी को शेषन बर्दाश्त नहीं, मंजूर नहीं। शेषनी व्यवस्था सेमिनार और सभाओं के भाषणों तक ही अच्छी लगती है। टीवी पर बहस रूपी नाटक और आईएएस में नए नए सेलेक्ट हुए प्रत्याशी के अखबारी इंटरव्यू तक ही शेषनी तेवर सीमित रहते हैं। टीवी स्टूडियो और इंटरव्यू से बाहर कदम रखते ही सब बदल जाता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की कोशिशें बेकार हैं। जब आयोग की संरचना तक निष्पक्ष नहीं, तब उसके कामकाज की गारंटी भला कौन ले सकता है? इसीलिए मिजो पीपल्स फोरम को जन्मना होता है। लेकिन दुखद ये है कि ये सिर्फ एक ही है। पहले सवाल का उत्तर कठिन हो जाता है। ठीक मिजोरम के बगलगीर राज्यों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
ऐसा क्यों है? उसकी कई वजहें हो सकती हैं। मिजो समाज ज्यादा गुथा बुना है, आपसी गुटबाजी और बिखराव नहीं है, सिविल सोसाइटी ज्यादा प्रभावशाली है, चर्च का ज्यादा प्रभाव है, एक बार व्यवस्था स्थापित हो गई है और इसे जन समर्थन है। ऐसी व्यवस्था पड़ोसी राज्यों में बनाने की कोशिश हुई और अब भी जारी है। रोड़ा है तो वही चीजें, एकजुटता की कमी, राजनीतिक दलों के अड़ंगे, सिविल सोसाइटी की कमियां। दरअसल हम ही में चाहने की नितांत कमी है। हम नेताओं को सिर पर बैठाए हुए हैं। जीरो टॉलरेंस की क्या कहें, हम तो फुल टॉलरेंस अपनाए हुए हैं, जबकि नेता लोग नियम कानून के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। धर्मगुरुओं को सामाजिक मजबूती, व्यवस्था निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग की परवाह नहीं, परलोक सुधरवाने में लगे हैं। सिविल सोसाइटी ड्राइंग रूम्स और सोशल मीडिया में मशरूफ है। किसी को क्या मतलब? लेकिन सोचिए जरूर, एक जन शेषन रूपी व्यवस्था आखिर हम भी क्यों नहीं बना सकते? ना पूरा राज्य सही, कम से कम अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने वार्ड से शुरुआत तो कर ही सकते हैं। जब मिजोरम कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हर काम सरकार पर छोड़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि निर्वाचन के क्षेत्र में जितने भी सुधार हुए हैं उनमें सरकार का नहीं, सिविल सोसाइटी का योगदान है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और इलेक्शन वॉच जैसे संगठन नहीं होते तो हम सांपनाथ और नागनाथ के चुनाव में फंसे रहते। इसीलिए हमें सिविल सोसाइटी का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हिंदी को अपने हाथ में लिया, गंगा की सफाई का एजेंडा बनाया, क्या गति हुई? ऐसी बहुत सी नजरें हैं। जितने कानून बने उतने कुनबे बटे, उतनी अस्पृश्यता यानी अछूतापन बढ़ा। पहले क्षेत्रों में बांटा, फिर धर्म में, फिर अगले पिछड़े में, फिर दलित गैर दलित में, अब जातियों में बांट रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता, पर इसे रोकने के लिए सिविल सोसाइटी और सिविल पुलिसिंग की जरूरत है। इससे चूके नहीं। मिजोरम के ये प्रयोग देश में फैलाएं, जीवन और समाज के हर क्षेत्र में ले जाएं।